एक तो ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं और इतने थोड़े समय में जो मांगे किसान मजदूरों ने रखी हैं वो पूरी नहीं की जा सकती। मुझे लगता है ये अनुचित बातें हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर केंद्र का मंत्रिमंडल हमेशा ही जो भारत सरकार का मंत्रिमंडल है वो पॉलिटिकल फैसले लेता है, उसको अधिकार होता है और वो अगर अध्यादेश लाए, ऑर्डिनेंस लाए तो ओवरनाइट भी ला सकता है अगर उसका दिल करे तो। अगर इस मोर्चे का सुखद हल चाहती है सरकार तो तत्काल प्रभाव से अध्यादेश जारी करे कि हम एमएसपी पे लीगल गारंटी कानून बनाएंगे तो बात आगे बढ़ सकती है। जहां तक प्रक्रिया क्या होगी, कोई भी अध्यादेश आ जाए उसके भी 6 महीने का समय होता है। वर्तमान पार्लियामेंट में भी फैसले किए जा सकते हैं। अगर किसी कारण ना हो तो दोबारा नई पार्लियामेंट भी इस अध्यादेश को इंप्लीमेंट कर सकती है, तो जो गतिरोध है वो खत्म हो सकता है, जो हमें रास्ता निकल रहा है। जहां तक 23 फसलों का सीएसीपी रेट तय करती है उसके साथ हमारा सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। हम कहते हैं उसी तरीके से आप 23 फसलों के ऊपर अध्यादेश कर दें। हमारी मांग है सभी फसलों के ऊपर। सीएसीपी के असूलों पे भी हम बात करना चाहते हैं, ये आगे का रास्ता रह जाएगा, आगे देख लेंगे कैसे किस तरह से उस चीजों को हमने हैंडल करना है। जहां तक C2+ 50% है और उसके बारे में भी आगे की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। A2+ FL के ऊपर ये रेट दे रहे हैं, उसी फार्मूले के तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और जहां तक गन्ने का सवाल है, C2+ 100% की बात कर रहे हैं, इसकी प्रक्रिया किस तरह से बने इसके ऊपर आगे बात चल सकती है। और दूसरी, किसान मजदूर का कर्ज खत्म करना, सरकार ये बोल रही है, इसके बारे में आकलन करना पड़ेगा। सरकार के सारे सरकारी बैंक है, अगर भारत सरकार कहे तो 2 दिन में सारे आंकड़े उनकी टेबल में पहुंच सकते हैं। यह भी पॉलिटिकल विल पावर का सवाल है। वो बोलते राज्यों से मशवरा करना पड़ेगा, राज्यों को छोड़ दो आप केंद्रीय बैंक और केंद्र की बात करो, उसमें से फिर फाइनल करो कि कर्ज किसान मजदूर का खत्म करना कैसे करना, बात आगे बढ़ जाएगी। तो मैंने जो आपके समक्ष बातें रखी, मुझे बार बार आप सवाल करते हैं कि इसका हल क्या होगा, तो ये हल के रूप में हम आगे बढ़े। बाकी सब मांगे महत्वपूर्ण है, उनके बारे में विचार करके मांग मना के आगे चला जा सकता है। जो खेती संकट को हल करने की बात है, अब खेती किस तरह से प्रफुल्लित हो भारतवर्ष में, असल किसानों का किस तरह से भला हो, ये बात इस तरह से हो सकती है। जहां तक ये कहा जा रहा है कि इससे महंगाई बढ़ जाएगी। अब पहले एमएसपी हमें मिल रही है, बहुत सी फसलों पे सरकार खरीद कर रही है, तो वो बोले धान और गेहूं पे एमएसपी हमें मिल रही है, तो इसका संबंध महंगाई से कहाँ है, बोल दे। मैं उचित जवाब दे रहा हूं उनको, कहां से महंगाई। जिन फसलों पे सरकार खरीदी करती है उनका रेट बाजार में कम है, जिन फसलों पे सरकार खरीदी नहीं करती है उनके दाम मार्केट में बहुत ज्यादा हैं। ये उल्ट प्रभाव है। दूसरा, जो ये कहा जा रहा है कि जो किसान मांग रहे हैं, ये देश की बड़ी पूंजी इन मांगों पे लग जाएगी, तो ये भ्रमित करने वाली बात है। देखिए, बहुत सी कैलकुलेशन आपके सामने आई है, वो कह रही हैं अगर 23 फसलों की भी हम बात करें, 36,000 रुपए से 37,000 करोड़ रुपए से चल सकता है। एक कैलकुलेशन ये बोल रही है
भी 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख से सारा घाटा पूरा किया जा सकता है। जो सरकार खरीदेगी आगे बेचेगी भी, एक सर्कुलेशन होगा। फर्स्ट ईयर में हो सकता है 2 पैसे अधिक लग जाएं, नेक्स्ट ईयर में ऐसा नहीं होगा। तो ये भी देश को गुमराह करने वाली बात है कि देश की पूंजी का अधिकतर हिस्सा किसानों की मांगों के ऊपर चला जाएगा। और दूसरी बात, और जो मैंने अभी आपके सामने बोला 2.25 लाख, 2.5 लाख करोड़ रुपया, तो अभी देखे हमारी आबादी कितनी है, 60% देश का किसान है। तो भाई इतनी जीडीपी में आप देख ले कितनी बड़ी पूंजी, तो ये थोड़ा सा हिस्सा भी हमें देने के लिए तैयार नहीं। तीसरा, अगर एमएसपी पे लीगल कानून पर खरीदी होगी, सरकार ने पीडीएस सिस्टम रखा, वो बोल रहे हैं हम 80 करोड़ से प्लस लोगों को मुफ्त अनाज देंगे। तो कैसे देंगे भाई? आप खरीदेंगे तभी देंगे, खरीदी करेंगे तो देंगे। तो जो पहले आप हमसे खरीदे, किसान को उचित मूल्य मिले, पीडीएस से आप जो गरीब हैं उनको दें, तो दोनों बातें आपस में बिल्कुल आगे बढ़ सकती हैं। आप तो तेल बीज दालें विदेशों से मंगा रहे हैं, किस लिए मंगा रहे हैं भाई? हम पैदा करने के लिए तैयार है, इसलिए बाहर से भी हमें एमएसपी पे खरीदी नहीं होती, तो हम इधर बढ़ नहीं रहे। अगर हमें बोल दें अब एमएसपी लीगल गारंटी कानून माना है, हम आपको पैदा करके देंगे इसी देश में, किसान का भला भी होगा और जो गरीब है पीडीएस में उसे भी दिया जाएगा। तो जो अभी पूरे दुनिया भर में सवाल निकल के आए केंद्र की ओर से, हमने आज की पीसी में उनका जवाब देने की बात कर रहे हैं। आगे बात डलेवाल साहब बोलेंगे। देखिए, पंधेर साहब ने मोटी मोटी बात आप सबके सामने रख दी है, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी बात मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। एक तो ये जो बात कह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा चाहिए एमएसपी का, पूरे देश के सभी किसानों को सभी फसलों के ऊपर देने के लिए बहुत पैसा चाहिए। अगर इसमें थोड़ा ध्यान करें दें हम, जैसे हमारे भाई साहब ने ये बात बताई, इन्होंने बात बताई 2.5 लाख करोड़ रुपए की, वो एक स्टडी है। एक स्टडी अभी नई और आई है, वो बड़ा हैरान करने वाली है। उसमें ये कहा गया है केवल 36,000 करोड़ रुपया ही चाहिए। लेकिन मैं फिर भी इससे आगे बढ़कर ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार सीरियस होकर देश के कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों की तरफ जाती, हमारे जिन दोनों की तरफ ध्यान दे, कारपोरेट लोगों का ध्यान देना थोड़ा कम करे, तो मेरा ख्याल है सारा मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अगर हमारे गांव में, हमारे छोटे छोटे कस्बों में लगेगी, छोटे व्यक्तियों को, आम लोगों को रोजगार मिलेगा। आज जो एग्रीकल्चर है, 50% रोजगार एग्रीकल्चर हमारे लोगों को दे रहा है, और उससे भी आगे पिछला आंकड़ा एक आया कि 20% जीडीपी में शेयर है एग्रीकल्चर का। अगर एग्रीकल्चर 20% शेयर डालता है उसमें, तो भाई ये कौन सा तरीका है कि इनके लिए केवल 2.5 लाख करोड़ भी निकालना सरकार के लिए मुश्किल हो जाए। तो मुझे लग रहा है सरकार की नीयत में फर्क है। अगली बात जो ये बात कही जा रही है कि आंदोलन का ये जो समय है, ऑर्डिनेंस की बात की, हमारे भाई साहब ने ये बात कही कि ऑर्डिनेंस एक तरह का, पीछे भी तो सरकार 3 कानूनों के लिए ऑर्डिनेंस लाई थी। आज इनके हालातों को कंट्रोल करने के लिए, देश के लोगों को कुछ देने के लिए अगर सरकार ऑर्डिनेंस ले आती है, ठीक है, हमारे लिए एक बार ये लाइन क्लियर। लेकिन ऑर्डिनेंस भी सरकार इस नीयत से लाए कि 6 महीने की उसकी म्याद होती है, समय होता है, उसको तुरंत प्रभाव से लागू करें ऑर्डिनेंस को, और आगे 6 महीने के अंदर अंदर जिस तरीके से सरकार ने उसको कानून बनाना होता है वो बन सकता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर सरकार की नीयत साफ हो तो। अगली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि समय की इन्होंने ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने लगभग 2 साल से अलग अलग तरीकों से सरकार के पास इन्हीं डिमांड्स को, डिमांड नहीं है, पहली तो बात मैं फिर क्लियर कर दूं, यही जो हमारी सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट्स की हुई थी, इनकी याद दिलाने के लिए रिमाइंडर
मांग पत्र के रूप में देते रहे हैं। 2 साल से जाते रहे, सरकार ने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन समय जब नहीं बचता तो हमारी मजबूरी बनती है कि सरकार को मानी हुई मांगों के ऊपर ध्यान दिलाने के लिए इस तरफ बढ़ना, आंदोलन के रास्ता अख्तियार करना हमारी मजबूरी थी। उसके लिए ये किया गया जा रहा है। इसको गलत तरीके से जो पेश करने वाले लोग हैं वो गलत कर रहे हैं। तो मैं जो कुछ लोग, भाई साहब ने एक बात कही है कि बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी ऐसी बातें कर रहे हैं, अंकड़े निकाल कर बता रहे हैं लोगों को इतना बड़ा बोझ पड़ेगा, इतना बड़ा बोझ पड़ेगा। इसके लिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं, खुली चर्चा के लिए तैयार हैं। हमारे पास भी बहुत सारे समझदार बुद्धिजीवी, हमारे साथ भी इकोनॉमिस्ट लोग हैं जो इसका निकाल कर इनको आंकड़ा बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा आप जो बात लोगों के सामने रख रहे हो कि देश का सब कुछ शायद किसान ही लूट कर ले जाएंगे, वो ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत तरीके से पेश की जा रही है बात। और बस और लगभग हाँ, एक मिनट पीसी मांगड़ साहब इधर दिन दोनों कर लो मांगड़ साहब दो कर यार ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, आ जा यार, ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਬੇੜੇ ਚੱਲ मांगड़ बोल। और थैंक यू जी। सबसे पहले सब तो पहला जी मैं ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਸੋ ਮਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਇਜ਼ and to you also is to come see what actually is happening here. You are here from last 3-4 days and you have seen how brutal the Haryana government and the central government is towards the farmers who are peacefully protesting here. So this is one thing. Secondly, we have organized a team which will ensure that all the media houses which come here are issued an I-card, so that there is no confusion, and in event of any such occurrence there are volunteers who will ensure that your safety is well taken care of. So with this I would like to ask my colleague Rada Sahab to speak. ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਐਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਈਏ, ਬਚਾਅ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਰੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੱਲੇਆ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾ ਸਕੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜੀ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ जी, सवाल है कोई? सर बैठ जाओ जी एक बार प्लीज। पंदेर साहब सवाल पहले पंदेर साहब सब तो पहले सवाल ये है कि बहुत सारियां जड़ियां जथेबंदियां एसकेएफ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ठीक। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ? हाँ देखो, देखो ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਅੱਜ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखो, सरकार का तंत्र बहुत बड़ा है। सरकारी तंत्र हिंदी कर देना, सरकारी तंत्र बहुत बड़ा है, उनके पास बहुत कुछ है। वो हर जगह पे हर तरीके के हर रूप के लोग पैदा करने में सक्षम हैं। वो करते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। आपने देखा पिछले आंदोलन के दौरान फेक यूनियंस खड़ियां करके सरकार ये आप ही के माध्यम से ये बात बाहर कर आती रही है कि आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर को 100 संगठनों ने आकर कहा कि कानून बहुत बढ़िया, इनको लागू करो। ये होता रहा है। ऐसे लोग उनके पास होते हैं जिनसे ये कहीं भी खड़ कर ये ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि ये तो देखिए एंटी नेशन लोग हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम दिल्ली में जाना, हमारा कोई जिद नहीं है, हमारा कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है कि हमने दिल्ली जाना है। हमारा मामला सिर्फ इतना है कि हमारे ये साथ ये किए हुए वायदे सरकार पूरे करे, हम यहीं से वापस चले जाएंगे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सरकार इस तरीके से बदनाम करती है तो मुझे लग रहा है कि सरकार अपने गलत सोच में पड़ी हुई है। देश को एकता की तरफ बढ़ाने के रास्ते पे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश को एक बनाकर आगे बढ़ाएं। ये गलत है कि किसी एक धर्म की बात करना, किसी एक कैटेगरी के लोगों की बात करना, ये देश की सरकार के लिए उचित बात नहीं है।